हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट सीरीज में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। पार्ट 2 के तहत हम आगे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 15 तक पढ़ा था। तो आर्टिकल 15 को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अर्थात रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को पब्लिक प्लेसेस, इसके अलावा तालाबों, मंदिरों, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाघरों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों आदि पर जाने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि भारत में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। यानी अगर हम देखें कि आर्टिकल 15 और 15(1) और 15(2) तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन बात अगर महिलाओं और बच्चों की आएगी तो उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन वह भेदभाव सकारात्मक हो। अर्थात महिलाओं और बच्चों के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो ये कब जोड़ा गया इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है ये पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुचर्चित वाद था जिसका नाम है चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास स्टेट। चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य के निर्णय के बाद में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया। तो आइए 15 क्लॉज 4 की शीर्षक देख लेते हैं कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है।
राज्य भारत में रहने वाले नागरिकों के उत्थान के लिए, जिसमें ऐसे नागरिक शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, अर्थात SC/ST, के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अर्थात आर्टिकल 15 क्लोज 4 को आर्टिकल 15 क्लोज 1 और आर्टिकल 15 क्लोज 2 के अपवाद के रूप में देखा जाता है, और ऐसे ही आर्टिकल 15 क्लोज 3 को भी 15 क्लोज 1 और 15 क्लोज 2 के अपवाद के रूप में इसको देखा जाता है। यानी राज्य भेदभाव कर सकता है अगर बात सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों की होगी, तो उनके उत्थान के लिए राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 15 क्लोज 4 में। आर्टिकल 15 क्लोज 5, आर्टिकल 15 क्लोज 5 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को केंद्रीय, इसके अलावा निजी और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, एम्स वगैरह, इसके अलावा केंद्रीय शिक्षण संस्थानों तथा इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है।
अर्थात 15 क्लोज 5 SC ST या पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी कॉलेजेस, इसके अलावा निजी या प्राइवेट कॉलेजेस में आरक्षण की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 15 क्लोज 5 ऐसे शिक्षण संस्थान में आरक्षण की बात नहीं करता जो अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा आर्टिकल 15 क्लोज 6 देखते हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 6 भी मूल संविधान में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया तो इसको देखते हैं। इसको 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि EWS अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 10% आरक्षण की बात करता है। अर्थात राज्य जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण है उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके अलावा उनको शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात भी आर्टिकल 15 क्लोज 6 करता है। तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमने संविधान में जोड़ा, जो कि आर्थिक रूप से सवर्ण वर्गों के लिए है। इसके अलावा हम आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता अर्थात लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, अफसर की समानता अर्थात इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। अफसर की समानता तो वैसे तो आर्टिकल 16 के भी सब क्लोज 6 हैं, तो हम मेन इसके सब क्लोज देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 16 क्लोज 4 में SC ST अथवा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात या इसमें व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 16 क्लोज 4 SC ST अथवा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण आर्टिकल 16 क्लोज 4 के तहत दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 16 क्लोज 6 देख लेते हैं, जिसमें EWS को सरकारी नौकरियों में
10% आरक्षण दिया गया है। यहाँ ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अर्थात ऐसा कमजोर तबका जो जनरल से आते हैं, उनको सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया है। इसका क्राइटेरिया उनकी वार्षिक आय पर निर्भर करता है, जो कि वर्तमान में 8 लाख रुपए वार्षिक है। और हाँ, जो ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण है ये एससी एसटी पर कतई लागू नहीं होता है। इसमें केवल जनरल कैटेगरी के लोग ही इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल हम 17 देख लेते हैं। आर्टिकल 17, अस्पृश्यताकांत। यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 17 में। इसके अलावा अनुच्छेद 18 देख लेते हैं, जिसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां लगाने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में वो उपाधियां धारण नहीं कर सकता है। सेना के क्षेत्र में उपाधि धारण की जा सकती है, जैसे अगर किसी को परमवीर चक्र मिला है तो वो अपने नाम के साथ परमवीर चक्र लगा सकता है, या किसी के अलावा जिसने शिक्षा में उपाधि धारण की है, जैसे पीएचडी वगैरह की है, तो वो डॉक्टरेट की उपाधि धारण कर सकता है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को पद्म अलंकरण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म श्री या इसके अलावा भारत रत्न दिया गया है, तो ये उपाधियां वह अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकता है। और अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत पद्म अलंकरण आदि प्रदान किए जाते हैं, तो उसका आंसर अनुच्छेद 18 ही है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 देख लेते हैं। अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19 1A, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भाषण यानी बोलने की और अपने विचारों को अभिव्यक्त या एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1B, समुदाय, अनुच्छेद 19 1B, शांतिपूर्वक तथा निरायुध शांतिपूर्वक तथा निरायुध सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 1B कहता है कि आप सभा कर सकते हैं, मीटिंग लगा सकते हैं, लेकिन जो सभा कर रहे हैं उसका उद्देश्य निरायुध हो और वो शांतिपूर्वक हो। ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं
कि उसके यहाँ चोरी करने चलना है या उसको लूटने जाना है, तो ऐसा नहीं है। सभा कर सकते हैं, मीटिंग लगा सकते हैं, लेकिन उस मीटिंग का उद्देश्य कोई युद्ध करना नहीं हो, शांतिपूर्ण उसका उद्देश्य होना चाहिए। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 19(1)(b) में। अनुच्छेद 19(1)(c) संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, अर्थात वो है कोई भी पार्टी वगैरह बना सकता है, और हाँ, उस पार्टी का उद्देश्य संविधान के खिलाफ ना। अनुच्छेद 19(1)(d) आवागमन की स्वतंत्रता, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, उसके लिए कोई पासपोर्ट या वीजे की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1)(e) बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकता है। बस जाने की स्वतंत्रता अर्थात निवास करने की स्वतंत्रता इसमें है, किसी भी राज्य में निवास कर सकता है, उसको कोई रोकथाम नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 19(1)(f) मैं बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मूल अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 19 क्लोज एफ में था, अनुच्छेद 19 क्लोज एफ में था और 31 में था, वहां से हटाकर उसे अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 अब एक नहीं रहा है, अर्थात इसको डिलीट कर दिया गया। कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है, अनुच्छेद 19(1)(f) को। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1)(g), 19(1)(g) भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, या भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है, हाँ, लेकिन उस व्यापार से लॉ एंड ऑर्डर या कानून का शासन ना बिगड़े, अर्थात वो व्यापार ऐसा ना हो जिससे भारत के नागरिकों का या मूल अधिकारों का उससे हनन हो रहा हो, ऐसा कोई भी व्यापार नहीं करेगा। तो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) में अन्य और स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, तो उनको देख लेते हैं एक एक करके। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं भी दे रखी हैं। जैसे निजी भवनों के ऊपर
निजी भवनों के ऊपर ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। नवीन जिंदल वाले केस में इसको 2004 में जोड़ा गया था कि निजी भवनों के ऊपर ध्वज फहराने की या राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को। इसके अलावा इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी हुई हैं। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, जो कि 2005 में लागू हुआ था। अक्टूबर 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया गया था आरटीआई को, जिसके तहत आप किसी भी जो व्यक्ति है उसकी सूचना निकलवा सकते हैं, किसी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति चुनाव आदि पर खड़ा होता है तो उसकी सूचना वगैरह निकलवा सकते हैं। इसके अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत निम्न और स्वतंत्रताएं हैं, तो देख लेते हैं। जैसे इसमें हड़ताल का अधिकार नहीं है, हड़ताल का अधिकार नहीं है। हड़ताल का अधिकार नहीं है। धरने का अधिकार है, धरने का अधिकार है। अर्थात भारत में रहने वाले व्यक्ति धरने वगैरह पर बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं किसी भी संस्था के खिलाफ, लेकिन हाँ वो हड़ताल पर नहीं बैठ सकते। हड़ताल का अधिकार भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। तो साथियों, आगे के अनुच्छेदों की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज ये पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव और कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।